सो हाय गाइस, आज हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस टॉपिक कवर करेंगे जो कि MM 101 कोर्स का पार्ट है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी को सबसे पहले मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट कहूंगा कि अगर आप कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशंस को याद रखें, क्योंकि इस पे ही नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिख रखा है लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus x naught का mod is less than delta mod y minus y naught is less than delta और। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने ये तीन कंडीशंस मेंशन करी हैं। ठीक है। अब ये तीनों ना आप ऐसा समझ सकते हैं, आप पहले हमने लिमिट पढ़ा था, लिमिट में इन वन वेरिएबल था, अब हम टू वेरिएबल में चल रहे हैं। तो तभी इन्होंने रूट लेके वैसे समथिंग दिस इज समथिंग रेडियस, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ये टर्म जो है, ये लास्ट वाली टर्म, दिस इज समथिंग काइंड ऑफ रेडियस, इसको हम बाद में समझेंगे मैं इसको अभी रेडियस क्यों कह रहा हूँ। बट इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मतलब अब ऐसा समझो आप 2D स्पेस में हो, एंड मतलब आप हर रास्ते से अगर एक एक्स एक्स नॉट वाई नॉट पोजिशन पे जा रहे हो, तो उसकी जो लिमिट है ना वो हर रास्ते से सेम आ रही है। अब मेरे पास अब इन्फिनाइट रास्ते हैं उस पॉइंट पे जाने के, क्योंकि मैं 2D में हूँ, मतलब समझ रहे हो, मतलब जैसे 2D स्पेस में मेरे पास इस पॉइंट पे जाने के इन्फिनाइट रास्ते हैं, तो वैसे ही इसमें इन्फिनाइट वेज हैं। जैसे मेरे पास जब 1D में था तो मेरे पास एक ही तरीका था, लेफ्ट या राइट, ऐसे ऐसे करके मैं एक पॉइंट पे आता था, तब मैं उसे लिमिट डिक्लेयर करता था। अब अगर मुझे कॉन्टिन्यूस करना है तो मेरे पास इनफाइनाइट तरीके हैं। तो इनमें ना बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इसमें कोई जेनुअनली कोई मेथड नहीं है इसमें कि मैं कॉन्टिन्यूस कैसे करूंगा, मतलब कोई जेन्युइन मेथड नहीं है। बस अब सब कुछ चीजें चली जाती है ऑब्जर्वेशन पे जिससे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जब भी कभी भी कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन हो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि इसके हमें 1 या 0.5 मार्क्स तो मिल जाएंगे डेफिनेशन लिखने के ही, सिर्फ और सिर्फ। तो हम डेफिनेशन लिखना क्यों ही स्किप करें। उसके बाद लेट्स थोड़ा नीचे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज हमें देखने वाली है, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो एंड फोर एक्स वाई स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं अब इसको मैं सेम डेफिनेशन से चलता हूँ, अब मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, जीरो होगा तो एल को मैं जीरो डाल देता हूँ ऊपर, और लेस देन मुझे एप्सिलॉन लाना है ये चीज। ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब ये चीज लानी है तो मैं इसको सबसे पहले मॉड में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से ये स्टेप में तो मैं आ सकता हूँ। अब इसके बाद एक चीज समझो, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ऐसी टर्म है जो वाई स्क्वायर से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो अगर ऐसी चीज है, ठीक है, तो मतलब ये जो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो पूरी टर्म है वो लेस देन वन हो जाएगी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा है। तो वो लेस देन मॉड 4x हो जाएगा। अब मैंने उस फंक्शन को जो इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, मैं उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है। अब मैं ना, यह जब मेरे पास ऐसा टर्म आ गया ना, तब मुझे ये वाली डेफिनेशन याद आ गई अपनी, कि भाई मुझे ये प्रूव करना है कि एफ एक्स वाई इज माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट व्हेन एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। ठीक है। अब मैं डेल्टा ऐसा क्या लूं कि मेरा ये लेस देन एप्सिलॉन नॉट आ जाए। तो ऑब्वियसली मैं ये चीज लेट कर सकता हूँ, राइट। अगर मैंने ये चीज लेट कर दी तो ये एफ फोर इंटू एफ नॉट बाई फोर कट गया, एफ नॉट आ गया, हेंस प्रूफ। इसमें ना काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें चुनना क्या है। तो हमें ऐसा डेल्टा चुनना है कि एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एफ नॉट आ जाए। मतलब हमें अपना प्रूविंग पॉइंट पता होना चाहिए कि हम प्रूव कर क्या रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी लोगों के डाउट्स रहते हैं। ठीक है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, लिमिट एक्स वाई इज टेंडिंग टू 1 कॉमा 2। ठीक है, मॉड 2x प्लस वाई, ये मैं खुद बता सकता हूँ 4 आएगा, मतलब कॉमन सेंस से। अब इसको अगर मुझे प्रूव करना हो, ये प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, -4 2x-1 प्लस y-2, इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 1 कॉमा 2 में मुझे चीज चाहिए। अब मुझे मॉड x-1 एंड लेस देन डेल्टा एंड मॉड y-2 से डील करना है। तो मैंने इसलिए ऐसा सोचा करने का। अब मैं इसको मॉड x-1 को एप्सिलॉन/4, और ये मैं डेल्टा तो मेरे हाथ में है, मैं कुछ भी चुन सकता हूँ। पर मैं डेल्टा ऐसा चुनूंगा कि मैं फाइनल एक्सप्रेशन को लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्रूव कर दूं। तो ये पूरी गेम है। ठीक है। इसके बाद मैंने ये किया, मॉड x-1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 एंड मॉड y-2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। जैसे ही मैं ऊपर वैल्यू डालूंगा मेरा लेस देन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो हेंस प्रूव्ड। अब ये जो क्वेश्चन थे ना, दीज वर जिनमें लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही थी। अब मैं आपको एक फिलोसफी बताता हूँ, इसमें लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो अभी मैंने क्या कहा था कि 2D में इन्फिनाइट वेज है टू रीच ए पॉइंट, एंड वो उस पॉइंट पे जो वैल्यू लिमिट वगैरह मैं निकालूंगा फिर निकालूंगा।
पर अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो इन्फिनाइट बेस से भी सेम वैल्यू देगा, ठीक है, और दो रास्तों से भी सेम वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब क्या होता है, कुछ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो सकते 2D में, कोई रेयर बात नहीं है ये। अगर जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, तो उसको अगर मुझे पहचानना है ना, तो मैं क्या करूंगा, दो अलग रास्ते चुन लूंगा और उन पे अलग अलग वैल्यू अगर आ गई तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये चीज डिबेट करता है। तो इस चीज को ही हम ऐसे डिबेट कर सकते हैं कि समझो, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई स्टैंडिंग टू 0,0, 0,0 पे जा रहा है, ठीक है। अब दो रास्ते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये तो अब काफी रास्ते डिपेंड करेगा क्योंकि m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। चलो m इज इक्वल टू 2 या 3 ले लो, ठीक है। जैसे ही मैं एक्सप्रेशन इसके अंदर डालूंगा, ये आ जाएगा। अब ये चीज देख रहे हो, ये चीज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और वाई है, ये सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन m। मैं m की वैल्यू बदलता जाऊंगा तो लिमिट की वैल्यू बदलती जाएगी। मतलब लिमिट, मतलब चीजें समझ रहे हो, एक पाथ से कुछ आंसर आ रहा है, दूसरे पाथ से कुछ आंसर आ रहा है। बट मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस तभी होगा अगर वो सारे पाथ्स जो इन्फिनाइट पाथ्स हैं उनसे लिमिट सेम आए। पर यहाँ तो अलग हो रहा है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो इस क्वेश्चन में मतलब जेनुअनली कोई तरीका नहीं है। बस आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे चलना पड़ेगा। मतलब कोई, मैं बोलूँ कोई प्रोसीजर है कि मैं निकाल लूँ कॉन्टिन्यूस करना है क्या करना है, कोई प्रोसीजर नहीं। बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन से चलना पड़ेगा एंड थोड़े प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस से थोड़ी ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाती है आपकी। अब इसके नीचे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिस क्वेश्चन इज अ वेरी रेयर क्वेश्चन एंड आई फील इसको तो मतलब आपको टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चन रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में सोचने वाली स्किल बहुत ही नेक्स्ट लेवल यूज हो रही है। तो आई फील आपको इसको मेमोराइज ही कर लेना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब मैं नॉर्मली y इज इक्वल टू एम, यहाँ पे अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स चुनूंगा ना, तो दिक्कत पता है क्या आएगी। ऊपर चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ y इज इक्वल टू एम एक्स चुना, ठीक है। मैं अब दिक्कत बता रहा हूँ क्या आएगी। हमेशा सिंपलर पाथ से हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स चुना, तो मेरा यहाँ पे एक्स क्यूब ऊपर बच जाएगा, नीचे मेरा x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा मेरा 1 - m, और ऊपर भी मेरा m³ + 1 बच जाएगा, ठीक है। अग्रीड। और मेरा ऊपर x² बच गया। पर अब x टेंडिंग टू 0 है, तो मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स के लिए जो सारे स्ट्रेट लाइन पाथ्स हैं उनके लिए तो लिमिट 0 ही शो कर रहा है, ठीक है। पर अब क्या मैं सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन पाथ से उनसे ही आ रहा हूँ, मैं तो किसी भी पाथ से आ सकता हूँ, ठीक है। मेरा क्या है, मैं सीधा चलूँ या टेढ़ा मेढ़ा चलूँ वो तो मेरी मर्जी है, मुझे 0,0 पे पहुंचना है, ये पॉइंट है बस, ठीक है। अब मैंने ऐसा पाथ चुन लिया, अब ये पाथ मेरे दिमाग में कैसे आया, इसका जेनुअनली कोई आंसर नहीं है। क्योंकि ये चीज ना काफी मतलब, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आ गया ना तो होगा ही नहीं सॉल्व बच्चों से, ये वैसा क्वेश्चन है। तो आई विल से आप इसको मेमोरी में एज अ पॉइंट रखो कि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये अगर आ जाए तो आपका लक है, आपको अगर आता होगा पहले से तभी कर पाओगे, वरना इसको सोचना इज नॉट पॉसिबल। अब y इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, और बात ऐसे है जो 0,0 पे दोनों इकट्ठे जीरो जाए। जैसे अगर x 0 जा रहा है तो y 0 जा रहा है इस फंक्शन में। मैं वैसे ही पाथ चुनूंगा जो 0,0 पे एक्चुअली रीच कर रहे हो। आप खुद बताओ, आप वही पाथ चुनोगे ना 0,0 से क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि आप 2D वर्ल्ड में हो, ठीक है। अब इसमें मैं y ये सारा डालूंगा तो मेरा ये चीज बच जाएगी, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। जब मेरी ये चीज बच जाएगी फिर वही चीज, जैसे ही मैं m की वैल्यू चेंज करूंगा मैं अलग अलग टेढ़े मेढ़े पाथ से आऊंगा, उससे लिमिट की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से, ये कभी भी पेपर में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज x² √x² + y² लिमिट x y टेंड टू 0। अब देखो, जिन क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा हो ना, अ, उन क्वेश्चंस में जेनुअनली प्रूव वाली साइड होता है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझ लो, अगर तुम्हारा ऊपर और नीचे कांस्टेंट कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट बच जाए ना, तो वो समझ जाना वो एक एग्जिस्ट नहीं कर रही। बट अगर, या और ये सिर्फ जनरल सिनेरियो में कह रहा हूँ, बहुत जनरल सिनेरियो, इसमें बहुत बहुत अलग केसेस बन सकते हैं कि जहाँ पे ना हो। ट्यूटोरियल के क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हो सकता है। जब भी ऊपर की डिग्री थोड़ी ज्यादा हो डिनोमिनेटर की, यूजुअली ज्यादातर आंसर 0 होता है अगर लिमिट x y टेंड टू 0 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक का 0 होगा, नहीं। बट यूजुअल केसेस में होता है मतलब ऐसा एक्सपीरियंस प्रैक्टिस बहुत प्रॉब्लम्स करके ऐसा लगता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने इनइक्वालिटी यूज करी, ठीक है। अब ये काफी अच्छी मैनिपुलेशन है, इसको इसमें, ये मैनिपुलेशन बहुत बहुत जगह यूज हुई है MM 101 के प्रीवियस ईयर पेपर्स में, एंड कहीं जगह ये मैनिपुलेशन यूज हुई है। इससे काफी चीजें सिंपल होगी। अब मुझे छोटा ना आना था उससे, मैंने इस, अब मैं ये ले आया फिर तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने यहाँ पे फिर लेट कर लिया मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा में,
मैंने एप्सिलॉन ही कर लिया, तो बस हो गया, प्रूव हो गया, सिंपल, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक, एक बार मैं सारी ये हटा लूँ ड्राइंग्स अपनी। अब आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ पोलर कोऑर्डिनेट्स समटाइम्स आर वेरी यूजफुल, आई विल से, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट से कभी कभी क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये हमने किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, बट अभी मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज दिखा रहा हूँ। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या है कि मैं एक्स को आर कॉस थीटा से रिप्लेस करूंगा और वाई को आर साइन थीटा से। ये बेसिक चीज़ है जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम करते हैं, एंड इन टोटलिटी हम यही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे किया रिप्लेस, तो 5r⁴ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सब कुछ आया साइन थीटा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। सिंपली ये आ गया मेरे पास। नाउ दिस टर्म विल बी लेस देन 1, दिस टर्म विल बी लेस देन 1, लेस देन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दो चीजें जो लेस देन 1 है वो भी लेस देन 1 ही देंगी, इज लेस देन इक्वल टू 5r², ठीक है। अब जो मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस किया था, रूट एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वो चीज यहाँ पे रेडियस होती है। अगर रेडियस को अब रेडियस लेस देन डेल्टा लूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डेल्टा क्या चुना, ये, जब मैंने ये डेल्टा चुना, तब मेरे सामने वाले फंक्शन की वैल्यू को मैं लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्रूव कर पाया, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, जीरो ही लिमिट है, ठीक है। अब ये स्क्वीज थ्योरम यूज करके अगला क्वेश्चन, आप जनरली इसका ध्यान रखना, स्क्वीज थ्योरम करके अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्यूटोरियल में भी है शायद। इजी है क्वेश्चन, मतलब इसका जनरली नोट्स में डाल दूंगा मैं, देख सकते हो, इजी है। अब दो टाइप की लिमिट होती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास रिपीटेड लिमिट और आइटरेटिव लिमिट, और एक होती है डबल लिमिट, ठीक है। अब डबल लिमिट में क्या है कि एक्स नॉट वाई नॉट को इकट्ठे जाते हैं, मतलब वो इन्फानाइट बेस से ही जाते हैं, ठीक है। पर रिपीटेड और आइटरेटिव लिमिट में क्या होता है कि पहले एक लिमिट होती है, फिर दूसरी लिमिट ऑपरेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैं उससे एक डायरेक्शन में गया, फिर मैं एक्स से एक डायरेक्शन में आया, तो ये काफी लिमिटेड पाथ रिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में यही आ जाता है कि इसकी रिपीटेड लिमिट निकालो, आइटरेटिव लिमिट निकालो, डबल लिमिट निकालो। तो आपको ये सब की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इफ रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड दैट इनर लिमिट एग्जिस्ट। अब ये बहुत गहरी बात है, ठीक है। इफ रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन, अब इसको एज अ फैक्ट याद रखना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जनरली। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा दिखाया जाएगा, ये लास्ट लाइन जो है ना, अभी इसकी एक्सप्लेन करेंगे, प्रोवाइडेड दैट इनर लिमिट एग्जिस्ट। तो आप समझ रहे हो, इफ रिपीटेड लिमिट डज नॉट, अगर रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रोवाइडेड एन लिमिट एग्जिस्ट। समझो रिपीटेड लिमिट क्या था, कि वो दो पाथ से गया, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट, लिमिट वाई टेंड टू वाई नॉट, लिमिट वाई टेंड टू वाई नॉट, लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट, ठीक है। वो दोनों पाथ से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। मैंने क्या कहा था कि इन्फिनाइट पाथ से जाएंगे, अगर दो पाथ भी अलग वैल्यू देंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। डबल लिमिट तो वही तो है, वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पाथ्स का इक्वेट करना था, दो ही नहीं इक्वेट हो रहे, तो लिमिट डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड इनर लिमिट एग्जिस्ट। इनर लिमिट का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी हम पाथ को डिफाइन कर पाएंगे। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ सामने अपने। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/y प्लस वाई साइन 1/x, अब इसमें डबल लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट इसमें आइटरेटिव लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आइटरेटिव लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, समझ लो। अगर मैं लिमिट, इसको मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके थोड़ा, इसमें आइटरेटिव लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि अगर मैं समझ लो यहाँ पे लगा दूं कि मान लो मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लगा दूं सिर्फ, और मैं वाई को कुछ ना करूं, वाई को मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आइटरेटिव लिमिट यूज कर रहा हूँ और मैं एक्स टेंडिंग टू जीरो लिख रहा हूँ और वाई को मैंने पीछे रखा है, तो वाई उस टाइम एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, मैं उस टाइम वाई को जीरो नहीं रख सकता, ठीक है। अब ये टर्म तो फिर जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस टर्म का क्या, साइन 1/x तो ऑसिलेटिंग आ गया, और अब मैं ये नहीं कह सकता कि लिमिट वाई टेंड टू जीरो बाद में है, वो बाद में उसको नहीं पता। पहले लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ऑपरेट होगा, फिर लिमिट वाई टेंड टू जीरो लगेगा, ठीक है। अगर ये ऑसिलेटिंग चीज है तो मतलब ये तो कुछ डिफाइन ही नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे रिपीटेड लिमिट डज डज नॉट एग्जिस्ट, बट डबल लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। एक बार इसकी ड्राइंग हटा देता हूँ। अब ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स उन पे ही बेस्ड हैं, एक बार आप जरूर इन्हें देख लेना, मैं नोट्स का लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
ये सब उनके उन्हीं पे एग्जाम्पल्स हैं। अब अगले टॉपिक पे आ गए ना, दिस पार्शियल डेरिवेटिव्स। नो, दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा कभी कभी, और पार्शियल डेरिवेटिव फ्यूचर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, जहाँ पे हम मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करेंगे वहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पार्शियल डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेल एफ बाई डेल एक्स एट ए कॉमा बी, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव या तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक्स की वैल्यूज को, जैसे सिंगल वेरिएबल में करते थे, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई में एच लिमिट एच टू जीरो, ठीक है। अब इसमें भी वही करेंगे, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम वो वाली डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहीं पे ए प्लस एच लिखा या ए लिखा या एच लिखा। बी और बी को मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, सही बात है। जब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वाई और वाई को ही छेड़ा, एक्स को नहीं छेड़ा, ठीक है। डेल टू एफ बाई डेल एक्स, एफ एक्स एक्स ए बी। अब यहाँ एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं डबल डेरिवेटिव में डील कर रहा हूँ। अब डेल्टा जेड को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये काफी कुछ सिग्निफाई करता है। तो हाँ, सो हम इस एक्सप्रेशन पे थे, तो ये काफी कुछ सिग्निफाई करता है, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं सिंगल वेरिएबल में भी लिखता था एफ, जब मैं लिखता था एफ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल में जैसे लिखता था वैसे ही डबल वेरिएबल में लिख रहा हूँ अब, ठीक है। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, डेल डेल एफ बाई में डेल एक्स, एफ वाई क्या है, डेल एफ बाई में डेल वाई, ऐसे, ठीक है। एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू क्या है, वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के फंक्शन होंगे, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। अब ये सब क्लियर होने के बाद कुछ थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। एक बार इसकी मैं ड्राइंग्स क्लियर कर दूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डिफरेंशियबिलिटी पे आ चुके हैं हम, मल्टी वेरिएबल में। अब जब भी लिमिट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जब जीरो, अभी देखो एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू जो भी आएंगे ना वो फंक्शंस ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई होंगे। अब ये फंक्शंस यूनिक नहीं होते क्योंकि ये कंपैरिजन से आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक बंदे ने कुछ फंक्शन निकाले, एक दूसरे फंक्शन ने कुछ फंक्शन निकाले, पर दोनों का रिजल्ट मैच करेगा अगर वो सही कैलकुलेशन कर रहे हैं, होपफुली। तो ये कंडीशन पे अगर दोनों टेंडिंग टू जीरो हैं तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वरना नहीं होगा। तो मैं पहले एग्जांपल के साथ करता हूँ। अब यहाँ पे एफ एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स वाई एट जीरो कॉमा जीरो। तो देखते हैं इसका। अब देखो, अगर मैंने उस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखा था, डेल्टा जेड इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन वन डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन टू डेल्टा वाई। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एफ एक्स एफ वाई जीरो कॉमा जीरो पे। तो सबसे पहले मैं वही निकालता हूँ, एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो पे निकालना, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एच कॉमा जीरो माइनस एफ जीरो कॉमा जीरो। ए यहाँ पे जीरो है, ए एच प्लस एफ एच प्लस ए माइनस एफ ए बाई में एच, उस डेफिनेशन से कह रहा हूँ। यहाँ ये वन आ गया, एफ वाई जीरो कॉमा जीरो लिमिट के टेन टू जीरो किया, ये आ गया, ये माइनस वन आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब मैं डेल्टा जेड के अंदर ये सारी वैल्यूज डाल दी, वन माइनस वन सब कुछ, एप्सिलॉन वन, और डेल्टा जेड क्या होगा, ये होगा। जहां जहाँ एक्स था वहाँ डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया, जहां जहाँ वाई था वहाँ डेल्टा वाई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को, अब देखो ये दोनों डेल्टा जेड है, ठीक है। इन दोनों को अब कंपेयर करो, ठीक है। और कंपेयर करोगे तो, और फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई उस साइड ले जाओ, तो ये एक्सप्रेशन फाइनली मेरे पास आ गया, राइट। अब ये एक्सप्रेशन जब मेरे पास आ गया उसके बाद अब एक चीज करनी है। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जब मेरे पास आ गया तो अब मुझे एप्सिलॉन, अब पहले तो मैं एलसीएम वेलसीएम लेके सब ये सारी टर्म्स को जोड़ता हूँ थोड़ा, मतलब थोड़ा कंप्रेस करता हूँ कि दो टर्म्स बच जाएं सिर्फ। जब मैंने वो किया तो ये दो टर्म्स मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन लगाऊंगा। अब देखो दो आंसर आ सकते हैं, डेल्टा एक्स दोनों में है, तो इसमें यूनिक आंसर्स नहीं आते, याद रखना है। एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू हर एक के अलग अलग होते हैं, पर फाइनल रिजल्ट सबका सेम आएगा, राइट। ये आ गया, एप्सिलॉन वन की ये वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन टू की ये वैल्यू आ गई। अब मैं बिना, आपको पता है मैं एक मिनट में कह सकता हूँ कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी एक चीज देखूं, डेल्टा वाई बाय में डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बाय, ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इस पे y इक्वल टू एम एक्स पाथ से जाऊं, आप सामने देखोगे वॉयलेट
कांस्टेंट पे वैल्यू आ जाएगी और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स पाथ से गया मैं, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस एम स्क्वायर। ये बस अभी जो पीछे गया था वही एग्जैक्टली। एक्स स्क्वायर तो कट गया, कांस्टेंट रह गया। हर एक वैल्यू के एम के साथ वेरी करेगा, विच मीन्स कॉन्टिन्यूस नहीं है। जीरो, जीरो तो लिमिट आ ही नहीं रही। तो दिस मीन्स कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। और ये डिफरेंशिएबिलिटी में हमें करना होता है। अब ये चीज को आप एज ए नोट देख सकते हो, क्योंकि ये आपको थोड़ा इन मेमोरी रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बेसिकली, ठीक है। अब ये चीज भी थोड़ी मैनिपुलेशन ही है। इस चीज को अगर मैं डी जेड कह रहा हूँ, ठीक है, चेंज इन जेड जो आ रहा है, पहले मैंने एक्स डायरेक्शन में निकाल लिया, वाई डायरेक्शन में निकाल लिया, उन दोनों को ऐड कर दिया तो वो चेंज इन जेड है, ठीक है। थोड़ा 2D में था मैं, ठीक है। तो मैंने एक डायरेक्शन का चेंज निकाल लिया, दूसरी डायरेक्शन का चेंज निकाल लिया, उन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा फंक्शन का चेंज आ गया, ठीक है। अब डेल्टा जेड बाय में डी जेड प्लस वन, ठीक है, ये सब आ गया मेरे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डेल्टा रो से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा जेड माइनस डी जेड, अब यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एज एप्सिलॉन एप्सिलॉन टू आर डिफरेंशिएबल, अगर मैं डेल्टा रो को टेंडिंग टू जीरो कर देता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों तो टेंडिंग, ये तो जीरो पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये जीरो पे जा रहे हैं तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, राइट। और ये दोनों टर्म जीरो हैं तो फिर डायरेक्टली ये चीज इस कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है। ये कुछ क्वेश्चंस में यूज होता है, नॉट इन एवरी क्वेश्चंस, एंड ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको जेनुअनली छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। अब सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, अब ये उन क्वेश्चंस में यूज होता है जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स, जहाँ पे एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू निकल ही नहीं पाते हैं, तो उन क्वेश्चंस में आपको ये चीज यूज करनी पड़ती है, इफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स एफ वाई आर कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट ओपन रीजन, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए गिवन पॉइंट। अब ये चीज तभी तब यूज होती है जब थोड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको ट्यूटोरियल में दिख सकते हैं, इवन एनसेम के पेपर्स में भी दिख सकते हैं। तो ये तब यूज होता है, इसको डेफिनेशन को माइंड में रखना, क्योंकि इस डेफिनेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे जाते हैं, ये क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन जेन्युइनली पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले 298 का होल स्क्वायर प्लस 400 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर के आसपास की कहानी है। तो इसको इन्होंने थोड़ा कैलकुलेशन से रिलेट किया हुआ है, तो इसको गो थ्रू द नोट्स, आपको समझ आ जाएगा ये उस पर ही रिलेटेड है। एंड इसको बस एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी ना कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि इस पे ज्यादातर ना प्रैक्टिकल लाइफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, इसको नोट्स के थ्रू गो थ्रू कर लेना। तो अब चेन रूल पे आते हैं। चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे जनरली क्वेश्चन आते हैं। चेन रूल, अब चेन रूल में पता क्या है आपको, जितने भी फंक्शन दिए गए हैं ना, जिनका फंक्शन जिसका फंक्शन है, आप उसका एक ट्री बना लो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास सामने है कि डब्ल्यू एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। बस ऐसे लिखते जाओ, डब्ल्यू एक्स वाई का फंक्शन है, इतना लिखा। एक्स किसका फंक्शन है, पी और क्यू का, ऐसे लिखते जाओ बस। जब आपने ऐसे लिखते गए ना, बस, और कुछ नहीं है इसमें। अब मुझे समझ लो निकालना है, मुझे सिंपली ये निकालना है, और जैसे डेल डब्ल्यू बाय में डेल पी। अब क्या करूँ, मल्टीप्लाई करते जाओ। अब डेल डब्ल्यू बाय में डेल पी, एक यहाँ से आएगा, राइट, एक यहाँ से आएगा। पहले आप एक ट्री टाइप बना लो अब, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाय में डेल एक्स, राइट। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय में डेल पी। जो ऊपर है ट्री में, वही डेल वाले में ऊपर आएगा, ऐसे याद रखो। एंड ये चेंज के बेसिस पे है, चेन रूल है तो उसके बेसिस पर है। इस ये बहुत बहुत मतलब इजी टू समझना है। इसको जरूर करना, क्योंकि इस पे इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, एंड इजी क्वेश्चन में स्कोरिंग पार्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो हर एक से होने चाहिए, तो ये नहीं छोड़ सकते आप। नीचे चलते हैं थोड़ा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, डब्ल्यू एक्स वाई का फंक्शन है। अब मैंने आगे क्या किया, पी पी और क्यू भी टी का फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या निकालना है, डेल डब्ल्यू में डेल टी। तो उसका एक्सप्रेशन एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, अगर आपको पिछले वाला समझ आया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करते हैं थ्योरम, ये नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जल्द, नॉट रिक्वायर्ड।
ये चीज जेड, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको सारा यूज होगा। जेड मुझे किसका फंक्शन दिया है, एक्स वाई का। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स वाई का फंक्शन दिया है तो एक्स वाई मार्क कर लिया। एक्स किसका फंक्शन दिया है, यू और वी का, यू और वी मार्क कर लिए। ठीक है। यू किसका फंक्शन दिया है, पी और क्यू का। ठीक है, पी और क्यू मार्क कर लिए। उसके बाद डेल जेड वाई में डेल पी का एक्सप्रेशन। ठीक है। क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से निकाल लूंगा, ये जेड एक्स वी पी ये वाला ट्री, जेड वाई यू पी ये वाला, जेड वाई वी पी ये वाला। ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके उन्होंने सामने लिखा हुआ है बस। अब इसकी आप वैल्यू सही से कैलकुलेट करना क्योंकि वो आपका काम है, क्योंकि वैल्यूज सही कैलकुलेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है एम एम वन के पेपर में। ये थ्योरम काफी बेसिक है, नोट से रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पर आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें थोड़ा डेल का भी आपको समझ आएगा। जो जिनका पी एच वाई वन और टू है वो तो समझ जाएंगे डेल, पर जिनका नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें डेल भी रिलेट होता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ये है कि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो एंड उस पे आप डेरिवेटिव निकालने की ट्राई कर रहे हो। मतलब आप ऐसे, मतलब ऐसा है कि टू डी में है चीजें, तो आप टू डी में एक डायरेक्शन तो हो सकती है, तो उस पे आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ठीक है। ये इसकी सिंपल सी चीज है। अब इसको लाइन बाय लाइन आपको पता होना चाहिए क्या करना। पहली चीज जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो यू वेक्टर को यूनिट वेक्टर नहीं लेते, सबसे बड़ी गलती होती है। तो यू को यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज ये यूनिट वेक्टर है। यू वन यू टू आपको नहीं दिए होंगे यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, आपको करने पड़ेंगे, तो प्लीज करिएगा। उसके बाद अगर मैं डेल एफ बाई डेल एस, जो कि है मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव और कुछ नहीं, इसको मैं लिखता हूँ लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स नॉट प्लस एस यू वन वाई नॉट प्लस एस यू टू माइनस एफ एक्स। सब कुछ सेम है, आप देखें तो सब कुछ सिमिलर है। बस इस बार मैंने एस यू वन और एस यू टू मल्टीप्लाई कर दिया एक्स नॉट और वाई नॉट के साथ ऐड करते हुए। ठीक है। अब मैं लेट कर देता हूँ। ठीक है। लेट में कर देता हूँ कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एस यू वन और y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एस यू टू। ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक चीज पता है, मैंने अभी जस्ट पढ़ी थी। अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स कर रहा हूँ, ठीक है, चेन रूल से है सब कुछ, तो डेल एफ बाई डेल एक्स टू डेल एक्स बाई डेल एक्स इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स लिखा है। ठीक है। मैंने वहाँ पे सामने एक्स को सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स नॉट प्लस एस यू वन। ठीक है। तो मैंने चेन रूल लगाया यहाँ पे, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, सही है। अब डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यू वन, क्योंकि यहाँ पे मेरा डेल एक्स बाई डेल एक्स करूंगा तो मेरा सिर्फ यू वन ही बच जाएगा क्योंकि एस के साथ वही आ रहा है, और वहाँ पे यू टू आ जाएगा। इसको मैं एक डॉट प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल एफ बाई डेल एक्स मेरा आ गया डेल एफ इंटू यू वैक्टर। ये हमेशा याद रखना, यू एक यूनिट वेक्टर है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसका एग्जांपल एक बार समझ लेते हैं। पहले यू यू वेक्टर को यू कैप में कन्वर्ट किया। ठीक है। डेल एफ निकाला। ठीक है। उसके बाद डेल 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 एफ किया, डेल ऑपरेटर लगाया इस पे, डेल ऑपरेटर लगाया, उसके बाद इसकी वैल्यू निकाली, आई कैप प्लस टू जे कैप आ गई। इन दोनों को डॉट किया, ये आपका डायरेक्टली आ गया। सबसे इजीएस्ट मेथड है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का, एंड दिस इज वेरी इजी। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आप बताओ कि यू वेक्टर सच दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने से यू वेक्टर मान लेना है। ठीक है, कुछ भी मान लो, यू वन प्लस यू टू कुछ भी। और उसके बाद आपको एंड में ऐसी कंडीशन आएगी कि इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास सामने क्वेश्चन है तो इसको अगर मैं डालता हूँ, सेम डेफिनेशन, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एफ एस यू वन एफ एस यू टू माइनस एफ जीरो कॉमा जीरो, मैंने यही किया, अपॉन एस किया। ठीक है। तो एफ एस यू वन एस यू टू, ठीक है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो किया, एस स्क्वायर यू वन यू टू, राइट। क्योंकि मेरा ऊपर क्या था, एक्स वाई वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ऐसे ही था, देख लो, एक्स वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही चीज थी। ठीक है। एस स्क्वायर यू वन यू टू, बाय में एस स्क्वायर आ गया। ठीक है। यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर। ठीक है। अब यू वन प्लस यू टू, यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर तो वन है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है वन को। अगर ये चीज हो गई तो फिर लिमिट एस टेंड टू जीरो पे यू वन यू टू अपॉन एस एग्जिस्ट कर रहा है। ये कब हो सकता है, जब यू वन जीरो हो या यू टू जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। क्यों, फिर वो नल वेक्टर हो जाते हैं, नल वेक्टर फिर कुछ पॉइंट नहीं करता ना, तो इसलिए एक जीरो होगा। तो या तो जीरो, या तो यू वन जीरो हो सकते हैं, तो प्लस माइनस आई कैप या प्लस माइनस जे कैप, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। एंड इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं।
अब होमोजीनियस फंक्शन क्या है कि होमोजीनियस फंक्शन कुछ ऐसे फंक्शन है जो कुछ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, लैम्डा एक्स बाय में लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन, कि अगर मैं लैम्डा डालूंगा तो उनके एन पावर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एंड इसको कहते हैं जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ये होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी जो। थैंक यू।